अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री स्ट्रक्चर ग्रामर या जिसको दूसरे अल्फाज में पीएस ग्रामर भी कहते हैं। सो ये क्या है, ये मॉडल या ग्रामर क्या है और ये किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन डिफाइन दिस मॉडल। दिस इज़ द मॉडल दैट ब्रेक्स डाउन natural language sentence into constituent parts, means different syntactical category, that is लेक्सिकल कैटेगरी एंड फ्रेजल कैटेगरी। यानी कि एक जुमले को जो कि किसी भी लैंग्वेज का कोई जुमला हो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, जितने भी कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हो, लाइक लेक्सिकल कैटेगरी में भी और फ्रेजल कैटेगरी में भी। लेक्सिकल कैटेगरी सिंपली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं। लाइक अगर मिसाल के तौर पर द बॉय है तो यहाँ पर द जो है वो लेक्सिकल कैटेगरी होगी क्योंकि ये आर्टिकल है, और इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन मतलब बॉय भी इंक्लूड होगा। और इसी तरह फ्रेजल कैटेगरी वो कैटेगरीज जो कि सेंटेंस और क्लॉज या फ्रेज की फॉर्म में वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है सेंटेंस में, और वो मिलकर मुख्तलिफ क्लॉज और सेंटेंस बनाती हैं अदर देन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो दिस इज़ व्हाट पीएस मॉडल इज़, मतलब एक जुमले को उसके कंस्टिट्यूएंट हिस्सों में चेंज कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना, जितनी भी वो मज़ीद कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हो, लेक्सिकल या फिर ग्रामेटिकल मीन्स फ्रेजल कैटेगरीज। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ हो लिंग्विस्टिक्स में, बल्कि ये जो है ये वाला मॉडल जो है वो बेसिकली आईसी एनालिसिस जो कि ब्लूमफील्ड ने कंसेप्ट दिया था उन्हीं का एक एक्सटेंशन है। उसी को नॉम चॉम्स्की ने एक मैथमेटिकल रिगर के साथ एक एक्सप्लेन किया है। सो ये एक डिफरेंट फॉर्म नहीं है बल्कि उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है आईसी एनालिसिस की, जो कि नॉम चॉम्स्की ने 1950s में दी थी। सो इसके कुछ फीचर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिस तरह मुख्तलिफ पिछली वीडियो में भी हमने आईसी एनालिसिस में मुख्तलिफ उसके फ़ीचर्स पढ़े थे जिसमें ब्लूमफील्ड यकीन रखते थे। अब इसमें भी हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट के सिंटैक्टिकल यूनिट जो हैं वो नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग के 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स क्या हैं? नंबर 1 सेंटेंस, मतलब जो लार्जेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का, और उसके बाद क्लॉज मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अपना एक ख़ास कंप्लीट मीनिंग रखता हो। उसके बाद जो है वो ग्रुप और देन वर्ड, और वर्ड के बाद जो है वो मॉर्फीम को सबसे छोटा यूनिट कंसीडर किया जाता है क्योंकि मॉर्फीम जो होता है वो एक मीनिंगफुल यूनिट होता है लैंग्वेज का, जिसका अपने एक ख़ास मीनिंग होता है, एक ख़ास मीनिंग लेकर ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और वो लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट होता है। लाइक आर एबल, सो सच काइंड ऑफ द वर्ड्स। इसको हम मज़ीद भी क्लैरिफाई करेंगे इस कंसेप्ट को, क्योंकि क्लॉज और फ्रीज ये दो कंसेप्ट हैं जिसमें अक्सर दैट आर कंफ्यूजिंग फॉर मैनी ऑफ अस। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब यूनिट, मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर बना, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकता हो। लाइक फॉर एग्जांपल आई ईट बनानास, हेयर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसी तरह शारोन स्पीक्स लाउडली, हेयर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सो दीज आर द क्लॉजेज, एग्जांपल्स ऑफ क्लॉजेज। दे कैन स्टैंड अलोन, दे हैव देयर ओन मीनिंग, एंड इस वजह से ये अपनी एक ख़ास आइडेंटिटी रखते हैं जुमले में, ये कंप्लीट होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रीज जो है वो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होते हैं जो कि विदाउट सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होते हैं, मतलब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये जो एक कम्बिनेशन होता है वो एब्सेंट होता है। लाइक और ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ये डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जांपल फ्राइडे became a coal, here you know it doesn't make any meaning, कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। इसी तरह वेट आफ्टरनून, here again there is nothing, no meaning, means there is no combination of subject and verb,
And again, play the piano. Play, here is the verb but don't know the piano. And what's function here? Serving means it's just an object. Again, there is an absence of subject. That's the reason of meaninglessness of this sentence. And the third and the last category means morpheme. Morpheme, it is said that this is the smallest linguistic part of the word. वर्ड का सबसे छोटा जो होता है लैंग्वेज में, वर्ड का भी यूनिट होता है, इसको हम मॉर्फेम कहते हैं, और इसके अपना एक मीनिंग होता है. फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जांपल लाइक द पार्ट्स अन, ब्रेक, एबल. इस वर्ड में 3 जो है वो मॉर्फेम है. अन जो है ये लगता मीनिंगलेस है, लेकिन यहाँ पर एक मीनिंग दे रहा है. अन का मतलब होता है ऑपोजिट. सो अगेन, मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक पार्ट जो कि वर्ड में एक ख़ास रोल प्ले करता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें अमल कर रही हैं इस पीएस ग्रामर में. लाइक यहाँ पर दिस इज़ द ट्री डायग्राम, जो कि हमने पहले भी आईसी एनालिसिस में बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि सेंटेंस जो कि सबसे बड़ा यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज में, वो फर्दर डिवाइड होता है एनपी और वीपी में. इसमें और ये वाले मॉडल में और पिछले मॉडल में फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो सबसे छोटा यूनिट, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर सबसे छोटा यूनिट क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट है वर्ड. यहाँ पे मॉर्फीम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, वर्ड नहीं है. वर्ड सेकंड स्मॉल यूनिट है, बल्कि जो कि और मॉर्फीम जो है वो सबसे छोटा यूनिट कंसीडर होता है. ऑन द अदर हैंड आईसी में सबसे छोटा यूनिट ही वर्ड होता है, इसलिए वहाँ पर मॉर्फीम के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है. और यहाँ पर मॉर्फीम का होने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी इसकी एलैबोरेशन आ जाती है. मतलब ये इसके आईसी की वीकनेस को इस तरह से कवर अप कर रहा है. लाइक अब यहाँ पर एक जुमला है, द बॉय एडमायर्स सिंसियरिटी. अब यहाँ पर एस का जो एडिशन है, एस मीन्स टू से कि ये जो है वो करता है, मतलब प्रेजेंट वाले जुमले में हमें ये एस जो है वो ये सेंस दे रहा है कि जो जिस टेंस में ये जुमला कहा गया है वो प्रेजेंट है. सो अगेन हम इसको एक ख़ास एस को मीनिंग देने के लिए एक इसकी कैटेगरी बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है. सो ये फ़र्क है इसमें आईसी एनालिसिस में और पीएस एनालिसिस में. आईसी एनालिसिस जो है वो सिर्फ वर्ड की हद तक रहता है, और पीएस एनालिसिस जो है वो एक स्टेप आगे जाता है, वो मॉर्फीम की हद तक भी जाता है और मॉर्फीम को भी एलैबोरेट करता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस जो कि आईसी एनालिसिस जो कि पीएस एनालिसिस को कवर कर रहा है. सो अगर हम देखें कि क्या इसका एम है, इट एम एट एनालाइजिंग पैटर्न अंडरलाइंग द सेंटेंस एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट. वो पैटर्न जो कि एक जुमले में सेंटेंस में मौजूद होता है, उसको एनालाइज करना और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखना, ताकि हमें पता लगे कि वो कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. क्या वो लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, या फिर वो फ्रेजल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. फ्रेजल कैटेगरी मतलब जो जुमले में मिलकर क्लॉज और फ्रेज बनाती हैं. अगेन इस मॉडल में जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ये कि री राइट रूल्स की बात की गई है. मतलब चीज़ें वही हैं जो कि आईसी एनालिसिस में भी हमने डिस्कस की हुई हैं. यहाँ पे री राइट रूल्स का जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है. इट इज़ सेड दैट के रूल्स दैट शो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ईच ऑफ दीज कैन हैव, देन फॉर ईच स्ट्रक्चर वी राइट अ रूल डिस्प्लेस दैट स्ट्रक्चर. मतलब हर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक री राइट रूल है. लाइक अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, सेंटेंस को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है एनपी और वीपी में. हेयर ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है, हेयर इज एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एन इंग्लिश सेंटेंस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द नाउन फ्रेज फॉलोड बाय द वर्ब फ्रेज एंड वी देयरफॉर राइट द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल एज. मतलब री राइट रूल ये वो रूल है जिसमें री राइट मतलब दोबारा से लिखा जाना. री राइट, री का मतलब होता है दोबारा, राइट मतलब लिखना. री राइट रूल्स वो रूल्स जिसमें लेफ़्ट साइड सेंटेंस की दोबारा से लिखी जाती है एक दूसरी फॉर्म में. सो सेंटेंस एक फॉर्म जो थी उसको दोबारा से लिखा गया है लेकिन दूसरी फॉर्म में. सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू एनपी एंड वीपी.
मीन्स रिपीटिशन हुई है चीज़ों की, लेकिन उसको दूसरी फॉर्म में लिखा गया है। ये रीराइट रूल्स होते हैं। सो नोम चॉम्स्की ने कुछ रूल्स दिए थे जो कि रीराइट रूल्स ही हैं कि एस जो है, मतलब एस वाला पार्ट जो है वो सेंटेंस है जो कि डिवाइडेड होता है एनपी और वीपी में। इसके अलावा वीपी जो है वो ऑक्सिलरी में डिवाइड हो सकता है, वर्ब में, और एनपी में भी डिवाइड हो सकता है, या ये भी कंडीशन हो सकती है कि एनपी और एडजेक्टिव जो है वो उसमें डिवाइड हो। मतलब ये मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। और ऑक्सिलरी जो है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो कोई भी टेंस का हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म भी हो सकती है। सो ये बहुत सिंपल रूल्स हैं जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और देन डिटर्मिनर, इन्होंने आर्टिकल को कहा है, जो आर्टिकल हमें बताता है, और एन जो है वो सब्जेक्ट है। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स जो कि कोई भी इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और जो टेंस वाला पार्ट है ना, ये चीज़ थोड़ी सी आईसी एनालिसिस के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट है कि ऑक्सिलरी से हमें टेंस का पता लगता है और यहाँ पर टेंस मेंशन करना लाजमी है। इस तरह से हमने पिछली एग्जाम्पल में एडमायर्स का एस जो है वो हमने बताया कि एस से प्रेजेंट टेंस बनता है। सो दीज आर द रूल्स, 8 रूल्स हैं, 7 to 8 रूल्स हैं जो कि नोम चॉम्स्की ने रेफ़र किए थे। अगर हम देखें कि ये मॉडल किस तरह से काम करता है, इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एस जो है वो डिवाइड है ए और बी में, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया हुआ है। चीज़ें वही हैं, सेंटेंस की फॉर्म का ही बताया हुआ है, लेकिन इसको मैथमेटिकल थोड़ा सा टच दिया हुआ है उन्होंने, किस तरह से, जिसकी अभी हमने बात की है कि वो पीएस एनालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट रूल है कि एस जो होता है वो डिवाइड होता है ए और बी में। दूसरा रूल है कि एस जो है वो समटाइम्स एस दोबारा से एस का हिस्सा बन जाता है, तो जिसकी वजह से ए एस एंड बी, मतलब इस तरह से उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकती है। लाइक अगर ये जुमला है जिसमें एस जो है वो स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग है, तो वो फर्दर डिवाइड होगी ए और बी में। यहाँ पर टर्मिनल स्ट्रिंग, मतलब एंड वाली स्ट्रिंग जो होंगी वो ए और बी कंसीडर होंगी। और इसी तरह अगर अगर रूल नंबर 2 है कि सेंटेंस में कोई और मज़ीद फ्रेज़ल सेंटेंस हो, फ्रेज़ल क्लॉज हो, तो ये मज़ीद डिवाइड होगा, दोबारा से एस में डिवाइड होगा। इट शोज़ कि ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये दोबारा से इस पर रूल एक अप्लाई होगा और ये दोबारा फिर से डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई फर्दर किया गया है ताकि सेंटेंस के दूसरी तरफ जो है, ये रीराइट रूल है कि सेंटेंस के दूसरी तरफ जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन बाकी ना रहे, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट पीएस एनालिसिस, पीएस मॉडल, जो कि नोम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी में इसका रेफ़र किया था। और ये टीजी ग्रामर से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये टीजी ग्रामर मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का फर्स्ट स्टेज है और आईसी एनालिसिस का सेकंड स्टेज है। क्योंकि आईसी एनालिसिस का एडवांस स्टेज इस लिहाज से है क्योंकि ये मॉडल आईसी एनालिसिस के वीकनेसेस को कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी ये वीकनेसेस को कवर अप नहीं कर सकता। स्टिल देयर आर द लॉट ऑफ वीकनेसेस इन इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, काफ़ी हद तक प्रिसाइज है, लेकिन बहुत सारी हर वीकनेस को कवर नहीं कर रहा। और दैट्स ऑल अबाउट पीएस एनालिसिस। थैंक यू।